हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों ने ज़ॉम्बीज के बारे में तो सुना ही होगा और इससे रिलेटेड कई सारी कहानियां भी देखी होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मछलियां भी ज़ॉम्बीज होती हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्योंकि इंसान ज़ॉम्बी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन मछली कैसे ज़ॉम्बी बन सकती है? आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही अनोखी जगह की है जहाँ पे ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है और अपना कहर सब पर बरसाता है। अब यहाँ के लोग इस सिचुएशन में खुद को कैसे बचाएंगे, ये हम कहानी में आगे देखेंगे। बेसिकली ये एक सर्वाइवल स्टोरी है जहाँ एक परिवार के लोग एक दूसरे को बचाने के लिए प्यार से मौत को गले लगा लेते हैं। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्लड क्वांटम। मूवी की शुरुआत में हमें 1981 कनाडा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम जिसुगु नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मछलियां पकड़ रहा होता है। कुछ देर बाद वो उन मछलियों को काटकर उनके बॉडी पार्ट्स निकाल रहा था। तभी वहां पर एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। नॉर्मली तो मछलियां पानी के बाहर आते ही मर जाती हैं, मगर यहाँ पर ये मछली मरने के बाद भी उछलने लगती है जैसे कि वो जिंदा हो। और ऐसा किसी एक मछली के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी मछलियां ऐसे ही उछल रही थी। अब ये बात जिसुगु को भी काफी अजीब लगती है, क्योंकि उसने भी कभी ऐसा पहले नहीं देखा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस टाउन के शेरिफ ट्रेलर को, जिसे एक आदमी मून ने बुलाया था। शेरिफ वहाँ आने पर देखता है कि मून काफी दुखी है और वहाँ पर एक डॉग जख्मी हालत में पड़ा हुआ है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अब शेरिफ मून से उस डॉग की ऐसी हालत की वजह पूछता है, जिस पर मून कहता है कि उसने उस जगह पर चूहों को मारने के लिए रैट किल रखा हुआ था और उसको ऐसा लगता है कि उस डॉग ने उस रैट किल को खा लिया है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत है। मगर वो पूरे यकीन से ये नहीं कह सकता कि उस डॉग की हालत का यही कारण है। खैर, अब कारण जो भी हो, डॉग की हालत तो बहुत खराब थी और अब क्योंकि उसको बचाया नहीं जा सकता था, इसीलिए शेरिफ ने उसे एक दर्दनाक मौत से बचाते हुए गोली से मार दिया। शेरिफ अब यहाँ से अपनी एक्स-वाइफ जॉस के घर जाता है, जहाँ जॉस उसको बताती है कि जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर शेरिफ कहता है कि वो लड़का बहुत ज्यादा मनमानी करता है और अपने डैड की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। मगर आखिर था तो वो शेरिफ का ही बेटा, इसीलिए शेरिफ कहता है कि वो इस मैटर को देख लेगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शेरिफ की जॉस से कुछ खास बनती नहीं है, इसीलिए वो काम की बात करके फटाफट वापस चला जाता है। गाड़ी में डोरिस शेरिफ को कॉल करती है और बताती है कि सिर्फ जोसेफ को नहीं बल्कि लाइजॉल को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अब क्योंकि लाइजॉल शेरिफ की पहली वाइफ का बेटा था, इसलिए जॉस उसको ज्यादा पसंद नहीं करती थी और यही वजह थी कि उसने सिर्फ जोसेफ के बारे में उसको बताया था। खैर, सौतेली माँ का खराब होना कोई नई बात तो नहीं है। आगे डोरिस शेरिफ को ये भी बताती है कि शेरिफ के डैड का भी उसके पास कॉल आया था, जो काफी डरे हुए लग रहे थे। ये सुनकर शेरिफ फौरन अपने डैड से मिलने जाता है, जहाँ शेरिफ के डैड कोई और नहीं बल्कि जिसुगु ही होते हैं। जब शेरिफ उनके पास आता है तो उसको वो सैल्मन मछलियां दिखाता है जिनको उन्होंने उस नदी से पकड़ा था। अब यहाँ शेरिफ भी उन मछलियों को जिंदा देखकर डर जाता है, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। जिसुगु कहता है कि वो पिछले 7 साल से मछलियां पकड़ रहा है, मगर आज तक उसने ऐसा कभी नहीं देखा। जिसके बाद वो लोग उन मछलियों को जलाने के लिए बाहर लेकर जाते हैं, जहाँ शेरिफ जैसे ही अपनी कार की बैक सीट खोलता है, उसमें से वो मरा हुआ कुत्ता जिंदा होकर उस पर अटैक कर देता है, जिस पर शेरिफ तुरंत उस कुत्ते के सर पर गोली मार देता है, जिससे वो एक बार फिर से मर जाता है। ये सब देखकर वो दोनों बाप बेटे काफी हैरान थे, मगर उन्होंने इस बला को टालने के लिए मछली और उस कुत्ते दोनों को जला दिया। इस मुसीबत से तो ये बच गए, लेकिन आने वाली मुसीबत से क्या ये बच पाएंगे, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। अब सीन यहाँ से पुलिस स्टेशन में जाता है, जहाँ पर हम शेरिफ के दोनों बेटे जोसेफ और लाइजॉल को देखते हैं, जो एक और आदमी के साथ एक सेल में बंद होते हैं। यहाँ वो तीसरा आदमी बहुत ज्यादा उल्टियाँ कर रहा होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है, मगर उन दोनों लड़कों को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो दोनों अपनी मस्ती में सिगरेट पी रहे होते हैं। अब वो आदमी नॉर्मल की जगह खून की उल्टियाँ करने लगता है, जिसके बाद वो लोग मदद के लिए सेल का गेट बजाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉस और शेरिफ अपने बेटों को लेने पुलिस स्टेशन आते हैं, जहां पुलिस वाला शेरिफ को बताता है कि उसके बेटे ने ब्रिज के ऊपर चढ़कर एक औरत की कार पर पॉटी कर दी है। अब ये तो बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि नॉर्मल लोग तो ऐसा नहीं करते, और मतलब किसी के कार के ऊपर पॉटी कर देना, इससे बदतर क्या ही होगा। खैर, अब पुलिस वाला और शेरिफ उन्हें आजाद करने के लिए वहां पर जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि वो तीसरा आदमी खून की उल्टियां करके वहीं मरा पड़ा हुआ है। मगर तभी वो आदमी जिंदा हो जाता है और पागलों की तरह पुलिस वालों पर अटैक कर देता है। अब शेरिफ और बाकी लोग उस पुलिस वाले को बचाते हैं, जहां वो पागल आदमी जोसेफ के हाथ पर काट लेता है। ये देखकर वो पुलिस वाला उस आदमी को मारकर उसका बुरा हाल कर देता है, जिसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मगर हम देख पाते हैं कि वो आदमी अभी भी मरा नहीं था, जो काफी डरावना था।
जोसेफ अपनी मॉम जॉस के साथ अस्पताल जाता है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड चार्ली से मिलता है, जो उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उस बच्चे को रखना चाहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉस एक नर्स होती है और जोसेफ के लिए एंटी टेटनस दवा ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ की हेड नर्स उसको बताती है कि सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि शहर में पागल लोगों के काटने के केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ देर बाद जॉस देखती है कि अस्पताल में मरे हुए पेशेंट्स भी जिंदा हो रहे हैं और बीमार पेशेंट्स दूसरे लोगों को पागलों की तरह काट रहे हैं। उसी दिन रात में शेरिफ एक आदमी शूकर के घर जाते हैं, जो कि बार बार कॉल करके एम्बुलेंस को बुला रहा था, मगर उसको कोई मदद नहीं मिल रही थी। शेरिफ को पता था कि शूकर एक ड्रंकर है और इसीलिए वो घर जाते ही उसको डांटने लगते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। जब शेरिफ खुद उस लड़की को देखने जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो औरत अपने ही बच्चे को गोद में लेकर खा रही होती है, जो शेरिफ को देखकर उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसको भी काट लेती है। अब शेरिफ बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और गाड़ी में आकर बैंडेज लगाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच वो लड़की बाहर आकर शूकर को भी काट लेती है, जिसके बाद शेरिफ मजबूरन उसको गोली से मार देते हैं। अब शेरिफ तुरंत अपनी फैमिली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ जोसेफ और जॉस एक एम्बुलेंस में होते हैं। जब शेरिफ वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर मरा हुआ है। तभी जॉस आकर उसको बताती है कि जोसेफ पीछे है। जैसे ही वो लोग जोसेफ को वहां से निकालने जाते हैं, एम्बुलेंस में मौजूद एक औरत जोसेफ पर हमला कर देती है, जिसको देखकर शेरिफ तुरंत एम्बुलेंस का गेट खोलता है, जिस पर वो औरत शेरिफ पर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहां पर शूकर आ जाता है, जो उस औरत का गला एक मशीन से काट डालता है। अब यहाँ पर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि बहुत ही कम इंसान अब नॉर्मल बचे हैं, जिन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक एरिया बना लिया है, जहाँ पर वो सभी लोग रहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पूरे एरिया का लीडर शेरिफ होता है। हाँ दोस्तों, शेरिफ, जिसे पहले ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज बन चुके लोगों ने काटा था, वो अब भी नॉर्मल था, क्योंकि शेरिफ और उसके खानदान के लोगों का खून उस ज़ॉम्बी वायरस से इम्यून था, जिसका मतलब है कि उन्हें चाहे कितना ही ज़ॉम्बीज काट क्यों न ले, वो उनकी तरह ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। जबकि बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं था, खासकर व्हाइट लोग, जो उस ज़ॉम्बी वायरस के इन्फेक्शन से इन्फेक्ट होकर खुद ज़ॉम्बी बन जाते हैं और पागलों की तरह अपने आसपास के लोगों को काटने लगते हैं। ये लोग जिस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रहते हैं, उसके बाहर के ज़ॉम्बीज उस एरिया में घुसने की पूरी समय से कोशिश किया करते थे, जिसकी वजह से इनके एरिया के चारों तरफ बहुत सारे लोग पहरा देते थे, जो ज़ॉम्बीज को मारते रहते थे। अब इन लोगों के लिए ज़ॉम्बीज भी जानवरों की तरह हो गए थे, जिन्हें ये मार मार कर दफनाया करते थे। ये लोग शहर में और लोगों की मदद भी करते थे, मगर जो नॉर्मल थे सिर्फ उनकी, क्योंकि अगर वो किसी भी इन्फेक्टेड इंसान को अपने एरिया में ले आते तो बाकी सभी लोग उससे इन्फेक्टेड हो जाते, क्योंकि उनके पास इस वायरस से लड़ने की कोई दवा नहीं थी। एक दिन जोसेफ और कुछ लोग शहर से 3 लोगों को वहाँ पर लेकर आए, जिनमें थे एक आदमी, उसकी जख्मी बेटी और एक जवान लड़की लिलिथ। जब लाइजॉल ने देखा कि वो बीमार लड़की इन्फेक्टेड है, तो वो जोसेफ से उसको वहां पर लेकर आने के लिए लड़ाई करने लगा। तभी वहां पर शेरिफ आ गया और उसने उस इन्फेक्टेड लड़की को छोड़कर सभी को वहां से अंदर जाने के लिए कहा। उस लड़की का पिता उसको वहां पर छोड़ना नहीं चाहता था, मगर चार्ली ने उसको समझाया कि उसकी बेटी ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुकी है। कुछ देर बाद ही वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल गई, जिसे तुरंत ही शेरिफ ने मौत के घाट उतार दिया। अब लिलिथ और उस लड़की के पिता को वो लोग चेकअप कराने के लिए जॉस के पास ले जाते हैं। लिलिथ बताती है कि उसे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा है, मगर जब लिलिथ वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर हम देख पाते हैं कि लिलिथ के पेट पर एक बड़ा जख्म था, जिसका मतलब था कि वो भी इन्फेक्टेड थी, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो वो लोग उसको मरने के लिए फिर से ज़ॉम्बीज के बीच में छोड़ देंगे, जो कि सही भी था। मगर यहाँ लिलिथ को सिर्फ अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की का पिता भी इन्फेक्टेड था, जो कुछ ही देर बाद ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसे आखिर में शेरिफ मार देते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। उधर हम चार्ली और जोसेफ को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ चार्ली जोसेफ से कहती है कि उसको लगता है कि उसका बच्चा उसे अंदर से खा रहा है, जिस पर जोसेफ कहता है कि जॉस ने हमारे बच्चे को अच्छे से चेक किया है, मुझको नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। मगर चार्ली उसको शूकर की वाइफ का एग्जाम्पल देती है। ये वही लड़की है जिसने अपने बच्चे को ही खा लिया था, मगर जोसेफ उससे कहता है कि वो बेकार की बातों पर ध्यान ना दे और आराम से रहे। वहीं दूसरी ओर शेरिफ जॉस के पास आता है, क्योंकि उसके पीठ पर एक घाव हो गया था, जिस पर जॉस स्टिचेस लगवाती है, जहाँ पर हम उन दोनों को जोसेफ के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं। जॉस कहती है कि जोसेफ बिल्कुल अपने पिता पर गया है, जो सुनकर शेरिफ काफी खुश हो जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि शेरिफ जिसूजू कुछ सामान लेने के लिए उस प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर जा रहे होते हैं, जहाँ लाइजॉल आकर उन सभी से बहस करता है और शराब पीता हुआ दूसरी ओर चला जाता है, जहाँ जोसेफ उसको देखने के लिए उसके पीछे आता है, जहाँ वो लोग आपस में बात करते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कशन करते हैं। वो सभी लोग आपस में बैठकर ड्रग्स भी लेते हैं,
जहाँ लाइजॉल बहुत ही अजीब अजीब बातें करता है। वहाँ पर उनके साथ लिलिथ भी बैठी होती है। तभी लाइजॉल उठकर लिलिथ के पास जाता है और वो लोग अंदर एक कमरे में चले जाते हैं। तभी वहाँ से जोर जोर से आवाजें आने लगती है और जब कुछ लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि लिलिथ और लाइजॉल वहाँ जमीन पर लेटे हुए थे और लिलिथ लाइजॉल के बॉडी पार्ट्स को खा रही थी। दूसरी तरफ हम शेरिफ, जिसूजू और बंकर को देखते हैं जो गैस स्टेशन पर सप्लाईज लेने आए हुए थे। उस गैस स्टेशन पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, मगर वो लोग उन सभी ज़ॉम्बीज को मार देते हैं और यहाँ तक कि जिसूजू तो अकेले ही ढेर सारे लोगों को एक मशीन की मदद से काट देते हैं। जबकि उधर एक आदमी लाइजॉल को जोसेफ के पास लेकर आता है। लाइजॉल की हालत देखकर जोसेफ उसको गले लगा लेता है, मगर लाइजॉल मौके का फायदा उठाकर जोसेफ को चाकू मार देता है। असल में लाइजॉल ने कभी भी ना तो शेरिफ को और ना ही जोसेफ को अपना परिवार माना था, बल्कि वो तो उन लोगों से नफरत करता था। मगर जोसेफ और शेरिफ ने हमेशा उसको अपना परिवार माना, क्योंकि शेरिफ और जोसेफ ही लिलिथ को उस जगह पर लेकर आए थे। इसलिए इन्फेक्टेड होने के बाद अब लाइजॉल उन लोगों से उसका बदला लेना चाहता था। इन सब के बाद उसने लिलिथ, जो कि अब एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, उसे भी सभी लोगों के बीच में छुड़वा दिया, जिससे वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। जो भी लोग जॉस के साथ उस नर्सिंग रूम में थे, उन सभी को छोड़कर बाकी सभी लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे। जिसके बाद जॉस ने शेरिफ को कॉल करके सारी बात बता दी। अब शेरिफ उन सभी लोगों को वहाँ से निकालने के लिए आता है, जहाँ वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक आदमी कार में लाउड साउंड बजाकर ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करेगा और उसी वक्त वो लोग अंदर जाकर बाकी लोगों को बचा लेंगे। जिसके बाद वो लोग इस प्लान के एग्जीक्यूशन में लग जाते हैं। कार की आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आते हैं। इसी बीच शेरिफ और जिसूजू अंदर जाकर बचे हुए ज़ॉम्बीज को मारते हैं और बाकी लोगों को बाहर ट्रक में जाकर बैठने के लिए गए, मगर तभी वो सारे ज़ॉम्बीज वापस आ जाते हैं, जिन्हें शेरिफ रोकने की कोशिश करता है। वो बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि किसी एक को तो वहाँ पर रुकना ही था। जॉस आखिरी तक उसका हाथ नहीं छोड़ती है, मगर अंत में बहुत ही बेरहमी से ज़ॉम्बीज शेरिफ की पूरी बॉडी को खा जाते हैं और इसी के साथ शेरिफ का अंत हो जाता है। शेरिफ को खो देने की वजह से बाकी लोग बहुत दुखी होते हैं। आगे हम देखते हैं कि कुछ लोग एक औरत को विक्टिम बनाकर शेरिफ को कॉल करते हैं और उनको बचाने के लिए कहते हैं, जिस पर ये बात जिसूजू सुन लेता है और उन्हें बचाने जाता है। ये लोग कोई और नहीं बल्कि लाइजॉल और उसके कुछ साथी थे, जो किसी को भी जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने एक चर्च में बहुत सारे लोगों को बंद करके रखा हुआ था ताकि वो उनको टॉर्चर कर सके, मगर ये सब बातें बाहर खड़े जिसूजू सुन लेते हैं और सही वक्त पर आकर सभी को बचा लेते हैं। उधर लाइजॉल अकेला चार्ली और जॉस के पास जाता है, जो जोसेफ और जिसूजू का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उन्हें मारने की कोशिश करता है और एक ज़ॉम्बी को चार्ली के ऊपर छोड़ देता है। तभी जोसेफ आकर उस ज़ॉम्बी का गला काट देता है, मगर तब तक वो ज़ॉम्बी चार्ली को काट चुका था। अब जोसेफ और जिसूजू लाइजॉल को एक खाली जगह देखकर मार देते हैं और फिर वहाँ पर गोली चला देते हैं, जिससे आसपास के सारे ज़ॉम्बीज आकर लाइजॉल की बॉडी को बुरी तरह से खा जाते हैं। ज़ॉम्बीज यहाँ बाकी लोगों के पीछे आ रहे होते हैं, इसलिए वो लोग बोट से नदी में जाना तय करते हैं, मगर जिसूजू वहाँ से नहीं जाता, क्योंकि किसी को तो ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर रुकना था। जिसके बाद जॉस, चार्ली, जोसेफ और कुछ लोग बोट की मदद से नदी में चले जाते हैं और जिसूजू अपनी आखिरी सांस तक ज़ॉम्बीज से लड़ते रहते हैं। जोसेफ जिसूजू को अकेला वहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहता था, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब चार्ली को पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया था और कुछ देर बाद उसने बोट में ही एक बहुत ही सुंदर बच्चे को डिलीवर किया, जो कि एक बेबी गर्ल थी। मगर क्योंकि चार्ली को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए चार्ली ने अपनी बच्ची को हाथ में नहीं लिया और जोसेफ से बोला कि मुझको मार दो ताकि मैं किसी को इन्फेक्ट ना करूं, खासकर उसकी बच्ची को। एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर और कुछ भी नहीं होता, और ये बात चार्ली ने साबित कर दी थी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ब्लड क्वांटम की। आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल आज की इस कहानी में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।